कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम के 40 दिन बचे हुए हैं और हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि भाई 40 दिन है तो 40 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा जाए और हर वीडियो लेक्चर से अपना उद्देश्य यही रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाए। ठीक है, वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छे से डीपली एनालिसिस दोस्तों किया है। आप लोग भी प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे होंगे, उसी को आधार बनाते हुए अपने ये लेक्चर्स हम दोस्तों बनाएंगे। ठीक है, कल हमने महाजनपद राज के बारे में जाना, आज मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। मौर्य काल से संबंधित बनने वाले पर्सन किस किस टाइप से मौर्य से क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंगल वीडियो में तो नहीं होगा दोस्तों, 2 वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज की जो पहली वीडियो होगी उसका जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा आपका, सबसे पहले तो हम मौर्य साम्राज्य के स्रोत देखेंगे। वो स्रोत जहां से अक्सर क्वेश्चन बढ़ता है, बेसिक स्रोत नहीं, कुछ 2-3 स्रोत जो एक्स्ट्रा आपको गाइड बुक में नहीं मिलते वो देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र के भाग देखेंगे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है 15 भाग है उसकी चर्चा करेंगे और राज्य के सप्तांग सिद्धांत देखते हुए मैगस्थनीज का जो इंडिका का जो वर्णन है उसको देखते हुए अशोक के दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख तक आज के टॉपिक की चर्चा रहने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपसे 5 क्वेश्चन यहां से करने वाला हूं। आप तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पता था कि आज हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं तो वो आंसर देंगे। आप सभी कोशिश करना आंसर देने की दोस्तों, आंसर देना भी चाहिए सही या गलत, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कितने एमसीक्यू आप लास्ट टाइम पे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र में 15 भाग है। ध्यान से सुनना भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 भाग है, तो 15 भाग में से कितने भाग है, 15 भाग में से जो कितने भाग है जो उसके प्रशासनिक तंत्र के बारे में जानकारी हमें देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कितने भाग प्रशासनिक जो तंत्र के बारे में हमें जानकारी देता है, 15 में से कौन कौन से विभाग है। पहला क्वेश्चन आपका, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन आपका, कनगनहल्ली कर्नाटक से मिला एक स्थल है। कनगनहल्ली कर्नाटक से मिला एक स्थल है, ये कौन सी नदी के किनारे मिला है, कौन सी नदी के किनारे मिला है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, नदी विशेष तौर पे आपसे पूछी जाती है। कल मैंने महाजनपद जब आपको बताया था उसमें भी आपको बताया था कि भाई काशी कौन सी नदी के किनारे पे है, मगध कौन सी नदियों के किनारे से गिरा हुआ है, आपका ये सूरसेन जो मथुरा वाला है कौन सी नदी के किनारे है, चेदी कौन सी नदी के किनारे है। तो सारी नदी तो आपको करनी दोस्तों, चाहे आप हड़प्पा कालीन में भी देखते हैं कि वो जो आपका गुजरात का भाई लोथल जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है, राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, रावी कौन सी नदी के किनारे है। तो भाई यहां से भी पूछ लिया जाएगा आपसे, मौर्य काल से भी पूछा जाएगा कि भाई आपका जो ये स्थल है यानी कि कनगनहल्ली कर्नाटक से जो मिला है तो ये कौन सी नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन, पहला अर्थशास्त्र के कितने भाग जो प्रशासनिक तंत्र की जानकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दूसरा कनगनहल्ली कौन सी नदी के किनारे। तीसरा क्वेश्चन आपका यह है कि हमें 2 ताम्रपत्र मिले हैं जहां से हमें अकाल से संबंधित जानकारी मिलती है, अकाल से निपटने से संबंधित जानकारी मिलती है। एक आपका गोरखपुर वाला और एक आपका महास्थान यानी बंगाल वाला। तो क्वेश्चन ये है कि सोहगोरा यानी कि गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर तहसील में एक गांव पड़ता था उस समय, आजकल गोरखपुर एक जिला है तो तहसील लगती थी जब, तो सोहगोरा जो एक जिला, सोहगोरा के जो एक गांव था, इसकी खोज जो हुई थी वो कब हुई थी, कब इसका पता लगा था, कब वहां से ताम्रपत्र की हमें जानकारी मिली थी, किस ईयर के अंदर। दोस्तों थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब आपने आंसर जरूर देने थे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ही हो गए। चौथा क्वेश्चन ये है, अशोक के कुछ जगह से हमें उसके संघ भेद को रोकने की जानकारी मिलती है, संघ भेद को रोकने की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से आपने एक ऑप्शन ऐसा बताना है जहां से अशोक के संघ भेद रोकने की जानकारी नहीं मिलती। आप सांची, आपका दूसरा है सारनाथ
और तीसरा है आपका कौशाम्बी यानी कि इलाहाबाद, और सांची जो पड़ता है ये आपका एमपी में पड़ता है, एमपी के रायसेन जिले में, और सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, और तीसरा कौशाम्बी यानी कि इलाहाबाद, और चौथा स्थल जो है आपका वो पड़ता है नेपाल में, नेपाल का रुमेनदेही। इनमें से कौन सी जगह से आपको संघ भेद रोकने की जानकारी नहीं मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर देना आप इसका। ठीक है, 4 क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान से आपको लघु शिलालेख की प्राप्ति नहीं हुई है? किस राज्य से मैं पूछ रहा हूं, या केंद्र शासित प्रदेश से? तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें से आपसे एक ऑप्शन छांटना है और आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे पहला ऑप्शन आपका दिल्ली, दूसरा ऑप्शन आपका चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका राजस्थान, चौथा ऑप्शन आपका कर्नाटक। यहां से कहां से हमें लघु शिलालेख की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों, ये आपने बताना है। ये 5 ऑप्शन है, देखते हैं कि कौन स्टूडेंट इन 5 का राइट आंसर देता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका आंसर देंगे। तो शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, हमें कोई भी डायनेस्टी पढ़नी है, कोई भी काल हमें पढ़ना है, चाहे इससे पहले का काल हमने पढ़ा हो या हमें आगे के काल हम देखेंगे, गुप्त काल देखेंगे, या फिर आगे पूर्व मध्य काल देखेंगे, सल्तनत काल देखेंगे, मौर्य काल देखेंगे, विजयनगर डायनेस्टी, कोई भी देखेंगे, हमें किसी काल की जानकारी उसके स्रोत से मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित किस स्रोत से जानकारी मिलती है, या ये भी मिलती है कि कौन सी राजनीति से संबंधित कौन सा स्रोत हमें वहां की जानकारी देता है। राजनीति है ना, प्रशासन से संबंधित जो जानकारी देता है, कौन सा स्रोत हमें वहां पे प्रोवाइड कराता है दोस्तों, सबसे पहली बात। ठीक है, तो देखते हैं। आपको पता है कि सेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी से हमें जानकारी मिलती है, सोमदेव की कथा सरित सागर से हमें जानकारी मिलती है, आपका मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, और कुछ बौद्ध वंश से संबंधित कुछ स्रोत है, या जैन वंश से संबंधित, जैसे कि हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रबंध से हमें इसकी जानकारी मिलती है। किससे? हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रबंध से हमें इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, एक आपको क्या मिलती है? बौद्ध ग्रंथ महावंश से हमें इसकी जानकारी मिलती है, और इस पे एक टीका लिखी गई थी, इसके ऊपर एक टीका लिखी गई थी, जिस टीका को हम वंश तथा प्रकाशनी के नाम से जानते हैं, वंश तथा प्रकाशनी के नाम से। आप इसका भी कमेंट में आंसर देना कि जो ये वंश तथा प्रकाशनी नाम से एक टीका जो लिखी गई, ये कौन सी सदी में लिखी गई है, आपसे पूछ लिया जाएगा। एक ऑर्डर से संबंधित, क्रम लगाने से संबंधित ही आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ये आप मैं मानता हूं। और एक जो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस पर एक टीका जो लिखी गई थी, उस पर धुंधीराज ने एक टीका ली थी, ढूंढीराज की टीका यहाँ पे दोस्तों मिलती है। तो ये कुछ आपके स्रोत थे जहां से आपको इनकी जानकारी मिलती है, और इससे सबसे ज्यादा जानकारी जो आपको अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के जो स्तंभ लेख है, वहां से आपको बहुत सारी जानकारी दोस्तों मिलती है। और मुख्यतः हम जो जानते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी मिलती है। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये चंद्रगुप्त के गद्दी पर बैठने से पहले ही ये लिखा जा चुका था अर्थशास्त्र, या उसके बाद में लिखा गया, क्योंकि इसमें कहीं भी पाटलिपुत्र या चंद्रगुप्त की जानकारी दोस्तों नहीं मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने भाग है? 15 भाग है। कितने भाग है दोस्तों? 15 भाग है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने भाग है? 15 भाग है। और इसके उपभाग कितने हैं? 180 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उपभाग कितने हैं? 180 है। श्लोक कितने हैं? श्लोक आपके हैं दोस्तों 6000। कितने हैं? 6000। सबसे पहले इसको किस व्यक्ति ने प्रकाशित किया था और कब किया था? ये किया था श्याम शास्त्री ने, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 में। कब? 1909 में। पार्लियामेंट सुधार वाला 1909। ठीक है भाई, इसने इसको प्रकाशित किया था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, विष्णुगुप्त का जो अर्थशास्त्र था, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, तीनों नाम याद रखने हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अलग अलग स्रोत से इसके अलग अलग नाम की हमें जानकारी मिलती है। इसको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। ठीक है भाई, 15 भाग है। 15 भाग से हमें इसके 15 भाग है। 15 भाग में मैं अभी आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो 15 भाग से पहले जो 5 भाग है उनसे हमें प्रशासनिक तंत्र की जानकारी मिलती है।
और उसके जो नेक्स्ट 8 भाग है उससे हमें अंतरराज्यीय संबंध की जानकारी मिलती है, और जो दो लास्ट के जो 2 भाग है 14वां और 15वां, वहां से हमें मिश्रित जानकारी दोस्तों यहाँ से मौर्य साम्राज्य से प्राप्त होती है। अब 15 भाग कौन से है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बढ़ सकते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ये है। सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये है दोस्तों कि यहां से पूछा जाएगा, आपसे दे दिया जाएगा 4 भाग एक साइड में दे दिए जाएंगे। माना कि भाई मैं पहले 4 भाग ही बता रहा हूं, विन्याधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्म अस्थिय और कंटक शोधन। मैंने ये 4 भाग आपको दे दिए। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, इनके सामने दे दिया जाएगा निम्नलिखित में किसमें राजा के अनुनय विनय और शासन से संबंधित जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है फौजदारी न्याय से संबंधित है, कौन सा दीवानी न्याय से संबंधित है, अध्यक्ष प्रचार का वर्णन किसमें, एक दूसरे की जगह ऑप्शन रिप्लेस करके दे देंगे। तो 15 के 15 भाग आपको नोट करके लिखने हैं, उसके सामने क्या उनके कार्य है, कौन सा उनका विभाग था वो आपको लिखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो भाग है वो है विन्याधिकारिक। कौन सा विन्याधिकारिक, इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा कौन कौन सा है दोस्तों। तो ये नॉर्मली ये कभी ज्यादातर पूछा नहीं गया है, जो पूछा गया है वो वहां पे बताता रहूंगा आपको, है ना भाई। विन्याधिकारी, राजा के अनुनय विनय और पर इससे संबंधित जानकारी यहाँ से मिलती है आपको, सामान्य व्यवहार से संबंधित राजा की। दूसरा है आपका अध्यक्ष प्रचार। अध्यक्ष प्रचार, इसी में राजा जो कौटिल्य ने 26 अध्यक्षों का वर्णन जो किया है वहां उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, अध्यक्ष प्रचार से हमें मिलती है। तीसरा है आपका धर्म स्थिय। कौन सा भाई, धर्म स्थिय। और धर्म स्थिय से किस चीज की जानकारी मिलती है, इससे हमें जानकारी जो प्रोवाइड होती है वो होती है दीवानी न्यायालय से संबंधित। कौन सी, दीवानी न्यायालय। और चौथा कंटक शोधन। कौन सा, कंटक शोधन यानी कि फौजदारी से संबंधित, इससे जानकारी मिलती है। 5वां जो है वो दोस्तों योग वर्त। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि योग वर्त में किसकी जानकारी मिलती है। तो योग वर्त में जो जानकारी मिलती है वो राजा के जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों के कर्तव्य से संबंधित, या जो अधिकारी कर्तव्य विमुख हो जाते थे उनसे संबंधित जानकारी हमें कहां से मिलती है, वो मिलती है दोस्तों योग व्रत से। और ये कौन सा भाग है, ये 5वां भाग है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का 5वां भाग कौन सा है, तो वो है योग व्रत। 6ठा भाग कौन सा है दोस्तों, मंडल योनि। कौन सा, मंडल योनि। इसी मंडल योनि के अंदर आपको राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत थे उसका वर्णन आपको मिलता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत मतलब कि जो अभी हम पढ़ेंगे, अमात्य को क्या बोलते थे, जनपद को क्या बोलते थे, दुर्ग को क्या बोलते थे, सेना को क्या बोलते थे, या आपको मित्र को क्या बोलते थे, शरीर के किस अंग से ये डिनोट किए जाते थे। तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत थे उनका वर्णन आपको कहां मिलता है, और 6th मंडल यानी कि 6th भाग यानी कि मंडल योनि से हमें इसकी जानकारी मिलती है। 5वां मैंने योग व्रत बताया, 6ठा मैंने मंडल योनि बताया। 7वां आपका क्या था भाई, साढ़ गुण्य। कौन सा, साढ़ गुण्य। साढ़ गुण्य मतलब कि इसके अंदर आपको इन 6 तत्वों की जानकारी मिलती है जो कि विदेश नीति से संबंधित है। यानी कि 6 तत्व कौन कौन से, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के 7वां भाग जो कि जिसको हम जानते हैं साढ़ गुण्य के नाम से, इनमें से कौन सी विदेश नीति की जानकारी हमें मिलती नहीं है। तो वो कौन कौन सी है भाई, ये याद रखनी है, संधि, विग्रह, यान, आसन और संशय और द्वेषी भाव। संधि, बोलो मेरे साथ, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वेषी भाव। इन 6 विदेश नीति से युक्त हमें इसकी जानकारी मिलती है। यानी कि ये 7वां भाग था। 8वां भाग कौन सा है, अभी 8वां भाग है व्यसनाधिकारिक। व्यसनाधिकारिक राज्य से संबंधित जो भी दुर्गुणों की चर्चा हुई है वो हमें कहां से मिलती है, व्यसनाधिकारिक से उसकी चर्चा मिलती है। 9वां है अभियास्यत क्रम। अभियास्यत क्रम, इसमें दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के विचारणीय पहलू की चर्चा यहाँ पे की गई है। दूसरे राज्यों पे कैसे आक्रमण करना है इसकी चर्चा अभियास्यत क्रम पे दोस्तों की गई है। 8वें पे कौन सा बताया, व्यसनाधिकारिक। 7वें पे आपका मंडल योनि। 6ठे पे आपने बताया था कौन सा, जिसमें हमें 6ठे पे बताया था योग। 6ठे पे आपने बताया था भाई योग व्रत के बाद मंडल योनि और साढ़ गुण्य। 7वें पे साढ़ गुण्य है ना भाई। 9वां आपने बताया। 10वां है सांग्रामिक।
कौन सा है भाई? सांग्रामिक। सांग्रामिक में किस चीज की चर्चा है? युद्ध संबंधित। कौन से? युद्ध संबंधित विजय नियमों की चर्चा सांग्रामिक के अंदर आपको मिलती है। और 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां यानी कि संघवर्त, आबलियस और दुर्ग लंबोपाध्याय, औपनिषदक और तंत्र युक्ति, ये 5 हो रहे। ये आप देखना है कि भाई संघवर्त जो है तो सांग्रामिक जो है इसमें आपने बता दिया संघवर्त है भाई। संघ मतलब कि मित्र राज्य है, उनमें आपसी फूट डलवाने का तरीका संघवर्त में आपको मिलता है। आबलियस में कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा से कैसे बचा जा सकता है, इसकी चर्चा आपको मिलती है किसमें? आबलियस में। और जो 13वां है वो है आपका दुर्ग लंबोपाध्याय। इसमें दुर्गों को जो नगर वो आपका जो कब्जा करने का उपाय है उसमें वर्णन है। चौथा आपका उपनिषदक और औषधि और तंत्र मंत्रों का उल्लेख है। और 5वां आपका तंत्र मुक्ति। ये आपके 15 भाग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के थे दोस्तों। कितने भाग थे? 15 भाग थे। अब इसमें आपने देखा कि भाई राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। कौन सा सप्तांग सिद्धांत शरीर के किस अंग से डिनोट होता है? जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामी यानी कि राजा वो शरीर के किस अंग से डिनोट होता है? सिर से। किससे भाई? राजा शरीर के किस अंग से डिनोट होता है? सिर से। उसके बाद अमात्य, अमात्य ये राजा की ये अमात्य जो है ये किससे डिनोट किया है? आंख से। देखो राजा सिर से, अमात्य आंख से, जनपद, जनपद किससे? ये आपकी जंगाई से। और दुर्ग और जो किले होते थे वो आपकी क्या होती थी? बाएं से। और कोष यानी कि धन जो है आपका मुख से। और दंड या अर्थात सेना जो है वो किससे भाई? मस्तिष्क से। और मित्र किससे संबंधित था? ये आपका कान से संबंधित था। तो ये अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत थे दोस्तों। क्या थे? सप्तांग सिद्धांत थे। अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। अब जो हमें स्रोत जो देखा था दोस्तों ये सप्तांग सिद्धांत हो गए। अब और स्रोत पे क्या जानकारी मिलती है? स्रोत पे जानकारी ये मिलती है, स्रोत तो हमने देख लिया था कि भाई हेमचंद्र की परिशिष्ट प्रवर्मन और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की वैरायत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर है ना, या मेगास्थनीज की इंडिका कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अब आपसे पूछा जाता है कि किसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, किसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है, किसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, ये आपने बताना है दोस्तों। ठीक है, तो क्षेमेंद्र की वैरायत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है वो नंद वंश का बताया, किसमें? नंद वंश का। और जो जैन ग्रंथ मिले हैं या बौद्ध ग्रंथ मिले हैं इनमें चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से वंश का बताया गया है? ये बताएगा आपको क्षत्रिय वंश से संबंधित। तो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वंश का उल्लेख कौन से स्रोत में आपको मिलता है, कौन से स्रोत में आपको मिलता है कि चंद्रगुप्त जो है वो आपका शूद्र वंश से संबंधित था। ठीक है भाई, ये आपने बताना। अब मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हम देखते हैं। भाई मेगास्थनीज जो था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था? सबसे पहले तो यही जानकारी हमें मिलनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो मेगास्थनीज की अगर बात करी जाए, मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है भाई, ये सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो जब युद्ध जो चलता है पराजित कर देता है, उनमें कुछ संधि होती है, कुछ चीजों का आदान प्रदान होता है। ये चंद्रगुप्त में पढ़ेंगे अभी, है ना। जब ये स्रोत अभिलेख कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जब चंद्रगुप्त और अशोक की बात जो करेंगे वहां पे हम ये सारे पढ़ेंगे कि कौन सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर कौन था, किस देश से आया था, कब इनकी संधि होती है, कब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है। ठीक है, अभी देखेंगे उसको। तो मेगास्थनीज ये बता दिया कि भाई ये इसका दूत था। और ये इंडिका जो है इसकी पुस्तक जो थी, है ना, कई सारे मेगास्थनीज की जो इंडिका में है वो धार्मिक विवरण भी हमें मिलते हैं कि भाई वहां पे ओरिजिनलिटी हमें नहीं लगता कि भाई ये ओरिजिनल इसमें वर्णन किया कि बोलता है कि भारत में दास तो कभी हुए ही नहीं है ना। कई सारी चीजें ऐसी धार्मिक बातें मेगास्थनीज ने बोली है, वो देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात। और फिर इसके बाद जो इंडिका आई है, इसके बाद में कई सारे जो बाद के जो लेखक थे हुए, विदेशी यूनानी और ग्रीक जो रोमन लेखक हुए, उन्होंने चर्चा की है कि भाई डियोडोरस ने, स्ट्रैबो, एरियन, है ना, इन्होंने, प्लिनी। तो आपसे कई बार तो ये क्वेश्चन मिल जाता है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका थी इसका बाद के जो चरणों में किस किसने इसको स्रोत के रूप में कार्य किया है इसके, है ना।
तो आपसे ये नाम आएंगे, यूनानी नाम, ग्रीक नाम आपको आएंगे, तो सारे के सारे ग्रीक नाम, यूनानी नाम आपने नोट करने हैं दोस्तों कि कौन सा इसमें किससे इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। यूनानी लेखक, किस यूनानी लेखक से, ठीक है भाई। तो अब स्रोत के रूप में हम देखते हैं अशोक के शिलालेख या अभिलेख या ये आपके वृहद स्तंभ लेख या गुहा लेख, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है भाई। अब तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन कौन सी चीजें, 5 चीजें हैं भाई, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख। यह 5 जगह से अशोक की जानकारी मिलती है और जो सबसे प्रमाणिक भी मानी जाती है, जो जानकारी प्रमाणिक भी मानी जाती है। बाद के चरणों में इसको पढ़ा गया है जेम्स प्रिंसप के द्वारा सबसे पहले 1837 के अंदर। तो बेसिक बात है आप जान लो सबसे पहले यहाँ से कि भाई ये आपसे पूछा जाएगा इन 5 में सबसे प्राचीन कौन सा है। इन 5 में यानी कि दीर्घ में लघु शिलालेख, वृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख में सबसे प्राचीन कौन सा है? लघु शिलालेख सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लघु शिलालेख सबसे प्राचीन है। इनकी लिपि क्या थी, इनकी भाषा क्या थी? तो भाषा जो थी ज्यादातर वो कौन सी अपनाई गई? अपनी प्राकृत अपनाई गई। लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि का ज्यादातर प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं कहीं आपकी ख्रोष्टी लिपि, आर्मेइक लिपि, यूनानी लिपि है ना, या द्विभाषी अभिलेख भी हमें कई जगह से जानकारी मिलती है। ये आपने यहाँ पे बताऊंगा भी कहां से कौन सी द्विभाषी की जानकारी मिलती है, ठीक है। और फिर दीर्घ शिलालेख हम देखते हैं। दीर्घ शिलालेख में 14 दीर्घ शिलालेख मिले हैं जिसकी जानकारी हमें 8 स्थानों से मिलती है। 8 स्थानों से मिलती है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? सबसे पहले तो 14 दीर्घ शिलालेख देखने हैं, एक एक सिंगल वर्ड में देखने। पहले दीर्घ शिलालेख में किस चीज की जानकारी, दूसरे दीर्घ शिलालेख में किस चीज की जानकारी, चलो चर्चा ही करते हैं इस पे ना भाई। तो अशोक के जो शिलालेख है, सबसे पहले किसने शिलालेख को पढ़ा था? अशोक के जेम्स प्रिंसप ने। किसने? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 के अंदर इसको पढ़ा था। कब पढ़ा था भाई? 1837 के अंदर। तो और कौन कौन से 2 व्यक्ति थे भाई जहां जो आपने अशोक के शिलालेख से संबंधित या इससे संबंधित आपने याद रखने हैं? वो थे एक तो डॉक्टर D.R. भंडारकर। कितने कौन थे भाई? डॉक्टर D.R. भंडारकर और एक थे स्टीफन थेलर। स्टीफन थेलर कौन थे? स्टीफन थेलर थे आपके जिसने दिल्ली और मेरठ अभिलेख को खोजा था, वो थे स्टीफन थेलर। जेम्स प्रिंसप इनमें कंफ्यूज हो जाता है कि खोजा किसने था, पढ़ा किसने था। और सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने के बाद लिखने का प्रयास, अशोक का इतिहास जो लिखने का प्रयास किया वो किसने किया? तो अशोक का जो इतिहास लिखने का प्रयास सबसे पहले किया वो D.R. भंडारकर ने। सबसे पहले पढ़ने में उपलब्धि जो पाई वो आपको प्रिंसेप ने, और स्टीफन थेलर ने ये दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख खोजा था सबसे पहले, ठीक है भाई। अब लिपि और भाषा देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेख जो थे वे प्राकृत भाषा में थे, और लिपि ये मैंने बताई ब्राह्मी, ख्रोष्टी, आर्माइक और यूनानी लिपि थे। तो कौन से अभिलेख कौन सी भाषा में मिले? मुख्यतः 3-4 अभिलेख है, वो आपने देखने हैं कि भाई ख्रोष्टी लिपि में आपने कौन सा मिला है? तो ख्रोष्टी लिपि में आपको मिले हैं 2। पाकिस्तान से हमें 2 वृहद दीर्घ शिलालेख मिलते हैं। एक तो पाकिस्तान के पेशावर जिले से मिलता है, एक पाकिस्तान के हजारा जिले से मिलते हैं। एक तो पाकिस्तान के पेशावर जिले से मिलता है, एक पाकिस्तान के हजारा जिले से मिलता है। पाकिस्तान के पेशावर यानी कि एक तो शाहबाजगढ़ी और एक दूसरा मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से क्या मिला है हमें? इनसे ख्रोष्टी लिपि में ये अभिलेख मिले हैं। कौन सी लिपि में? ख्रोष्टी लिपि में मिले अभिलेख। आर्माइक लिपि में कौन से मिले हैं? आर्माइक लिपि में तो एक तक्षशिला से एक अभिलेख प्राप्ति हुई है, और लगमान से यानी कि जलालाबाद से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है। ये कौन सी लिपि में थे दोस्तों? आर्मेइक लिपि में ये मिले हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अभिलेख 2 भाषा में, और भाषा भी पूछ ली जाएगी, लिपि भी पूछ ली जाएगी, यानी कि यूनानी और आर्मेइक। यूनानी और आर्मेइक लिपि में कौन से अभिलेख मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? वो मिलते हैं सर-ए-कुना अभिलेख, यानी कि कांधार से हमें इसकी प्राप्ति हुई है। सर-ए-कुना अभिलेख यानी कि कांधार से हमें इसकी प्राप्ति हुई है, जो कि द्विभाषिक अभिलेख हमें मिलता है। अब देखते हैं इसके दीर्घ शिलालेख, जो कि 14 दीर्घ शिलालेख थे और 8 स्थानों से मिले हैं। 14 दीर्घ शिलालेख थे, 8 स्थानों से मिले हैं। कौन कौन से 8 स्थानों से प्राप्ति हुई है? वो है आपका क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य से मिले हैं, राज्य के कौन से जनपद से मिले हैं। सबसे पहले तो यही पता होनी चाहिए, फिर इनकी डिटेल देखेंगे कि कहां से कौन सा मिलता है, ठीक है भाई। तो थोड़ा पानी पी ले एक बार, है ना, पानी लेते हैं उसके बाद देखते हैं।
सही है ना भाई क्लास? अगर मजा आ रहा है तो भाई कमेंट करना है ना, अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि बेनिफिशियल है ये हमारे लिए, ठीक है भाई। तो बात कर रहे थे भाई कि अपनी कि जो 8 जगह से मिले हैं वो 8 जगह कौन से राज्य में पड़ती है, कौन से जिले में पड़ती है, यही क्वेश्चन बढ़ जाएगा। एग्जाम में पूछा भी था नेट वाले में कि कौन सा जो अपना दीर्घ शिलालेख है उस राज्य से नहीं मिला है, या आंध्र प्रदेश से कौन सा मिला है, महाराष्ट्र से कौन सा मिला है, कर्नाटक से कौन सा मिला है, उत्तराखंड से कौन सा मिला है। तो सबसे पहले एक एक करके चर्चा करते हैं। तो एक हमें मिला है उत्तराखंड से। उत्तराखंड हालांकि 2000 में अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो अभी उत्तराखंड में ही देहरादून जिला है। अब देहरादून में आपको कलसी से मिला है, देहरादून के अंदर कलसी से ये मिला है, ठीक है। दूसरा, गुजरात में कहां से मिला है? गुजरात में मिला है गिरनार से, गुजरात में गिरनार से। तीसरा आपका महाराष्ट्र में कहां से मिला है? महाराष्ट्र में मिला है सतारा से। कहां से? सतारा से, यानी कि थाना जिला से। अब आपसे पूछा भाई महाराष्ट्र वाला जो सतारा से मिला है या थाना जिले से मिला है, जो वो उस अभी फिलहाल में कहां रखा गया है, उसको कौन से म्यूजियम में रखा गया है? तो शिवाजी म्यूजियम में रखा गया है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का जो संग्रहालय है मुंबई के अंदर, उसको वहां पे रखा गया है आपको, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कहां से मिला है? एर्रोगुडी से, आंध्र प्रदेश से एर्रोगुडी से। ये दीर्घ शिलालेख में भी मिला है और लघु शिलालेख में मिला है एर्रोगुडी, जो एर्रोगुडी है, ठीक है भाई। उड़ीसा से 2 जगह से मिला है, एक धौली से मिला है, एक जोगढ़ से मिला है। उड़ीसा से कहां से मिला है? एक धौली से मिला है, एक जोगढ़ से मिला है, ठीक है। एक पुरी जिले से मिला है, एक गंजाम जिले से मिला है, ठीक है भाई। 2 पाकिस्तान से मिले हैं, तो 8 हो गए। पाकिस्तान वाला मैंने अभी बताया, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। एक पेशावर जिला से और एक आपका हजारा जिला से, 8 हो गए भाई। 2 पाकिस्तान वाले, एक उत्तराखंड वाला, एक गुजरात वाला, एक महाराष्ट्र वाला, एक आंध्र प्रदेश वाला और 2 उड़ीसा वाले, ये 8 हो गए। इनमें 14 दीर्घ शिलालेख मिले। अब एक एक करके इन दीर्घ शिलालेख की छोटे छोटे जो एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि जीव हत्या पर निषेध कौन से दीर्घ शिलालेख के अंदर इसकी चर्चा की गई है। जीव हत्या पर निषेध कौन से दीर्घ शिलालेख में? पहले दीर्घ हत्या से संबंधित, जीव हत्या से संबंधित। अब राजा सम्राट ने बोला है कि अब से हम अपने राज्य में जीव हत्या को निषेध करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 मोर 1 हिरण की हत्या में यहाँ पे मतलब अभी कर सकते हैं, कुछ समय के बाद इसको भी समाप्त कर देंगे। तो नोट आपसे सिर्फ ये रखना है याद कि जीव हत्या से संबंधित दीर्घ शिलालेख, तो पहला दीर्घ शिलालेख है। दूसरा दीर्घ शिलालेख में क्या क्वेश्चन बनता है? पशु चिकित्सा से संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि पशु चिकित्सा से संबंधित वर्णन कौन से दीर्घ शिलालेख में मिलता है, वो आपको दूसरे दीर्घ शिलालेख में। और कुछ प्रांतीय जो राज्य थे उनकी जानकारी यहाँ पे मिलती है, जैसे कि कौन कौन से प्रांतीय राज्य थे, जैसे चोल, चेल, पांड्य या सात्यपुत्र। आपसे पूछा जाएगा कि चोल, चेल, पांड्य और सात्यपुत्र की वर्णन हमें कहां से मिलता है? वो मिलता है दूसरे दीर्घ शिलालेख के अंदर से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और पशुओं की चिकित्सा से संबंधित थी यहाँ पे, है ना भाई। जहां जहां पे औषधि नहीं है वहां पे औषधि भिजवानी ये कर्तव्य है, इन्होंने बताया था। तीसरे से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन फंसेंगे कि सबसे पहले तो ये मिलेगी भाई जो तीसरा दीर्घ शिलालेख है इसकी घोषणा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद की थी। सबसे पहले तो ये, तो राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने घोषणा की थी? वो 12 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद, है ना। और किन 3 अधिकारियों की यहाँ पे नियुक्ति की थी अशोक ने जो राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद? प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, इन 3 अधिकारियों की यहाँ पे चर्चा मिलती है कि प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे और राज्य के जो धर्म और अन्य कार्यों में उनकी सहायता करेंगे। तो 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने इसकी तीसरे शिलालेख की घोषणा की जाए, तो वो है 12 वर्ष बाद। कौन से 3 अधिकारी? प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। आपसे ये भी पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस अधिकारी का वर्णन दीर्घ शिलालेख, तीसरे दीर्घ शिलालेख में नहीं मिलता। तो आपसे पूछा जाएगा, धम्मा मात्र दे दिया जाएगा वहां पे आपको, प्रादेशिक, रज्जुक और या
ये प्रादेशिक रज्जुक और युग, तो कौन सा नहीं, तो धम्मा मात्र नहीं। ठीक है, कितने वर्ष राज्य का दौरा करेंगे, 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे। ठीक है भाई, अब बात आती है चौथे की, अब बात आती है आपके चौथे की कि चौथे दीर्घ शिलालेख के अंदर किस चीज का वर्णन है। इसमें अशोक ने बोला है कि जो धम्म घोष है वो भेरी घोष में बदल जाएगा, धम्म घोष का भेरी घोष में परिवर्तन चौथे में। 5वें में धम्मा मात्र की नियुक्ति, 5वें में धम्मा मात्र की नियुक्ति कब, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। ठीक है, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। क्वेश्चन बनेगा कि धम्मा मात्र की नियुक्ति का उल्लेख कब किया गया है, तो ये किया गया आपको 14वें वर्ष। कब, 14वें वर्ष। ठीक है, छठा जो है उसमें आपका रिपोर्टर यानी कि प्रतिवेदक का उल्लेख है। इसमें अशोक कहता है कि मैं कहीं भी रहूं, किसी जगह रहूं, आप मुझे एकदम तुरंत इसकी जानकारी दो, यानी प्रतिवेदक। क्वेश्चन बनाना, प्रतिवेदक किस चीज को उल्लेख करता है, रिपोर्टर, रिपोर्टर। ठीक है भाई। सातवें में उल्लेख कहता है सभी लोग सब जगह निवास करेंगे क्योंकि सभी लोग संयम और आत्म शुद्धि चाहते हैं। 7वें में किस चीज का वर्णन है भाई, सभी लोग सब जगह निवास करें क्योंकि सभी लोग संयम और आत्म शुद्धि चाहते हैं। 8वें में है आपका धम्म यात्रा से वर्णन, जो कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ये राज्याभिषेक से संबंधित की भाई अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष, ये याद रखना है कि धम्मा मात्र की नियुक्ति 14वें वर्ष की है, प्रादेशिक रज्जुक और युक्त की नियुक्ति 12वें वर्ष की है, और धम्म यात्रा का वर्णन जो किया है वो 10वें वर्ष किया है दोस्तों। ठीक है, 9वें अभिलेख में, 9वें दीर्घ शिलालेख में विविध मंगलाचार की बातें यहाँ पे करती है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा मंगलाचार का वर्णन कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है आपको, मंगलाचार का वर्णन कहाँ पे मिलता है भाई, वो मिलता है आपको 9वें दीर्घ शिलालेख के अंदर। और 10वें दीर्घ शिलालेख में क्या मिलता है, धम्म और यश और कीर्ति जगह, यश और कीर्ति की जगह धम्म का पालन करने पर जोर दिया गया है। यश और कीर्ति की जगह धम्म के पालन, यानी कौन से में, 10वें में। और 11वें में इसमें धम्म की प्रशंसा की गई है भाई, धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसा कोई धम्म की जैसी कोई प्रशंसा नहीं, तो धम्म की प्रशंसा 11वें में। 12वें में सभी धर्मों के सार में वृद्धि हो क्योंकि धम्म इसमें बोला गया है क्योंकि सबका मूल संयम और अपने संप्रदाय की लोग प्रशंसा और दूसरे की निंदा न करें, यानी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित आपका कौन सा है, वो 12वां है। और 13वां जो है वो कलिंग शिलालेख से संबंधित है, जिसको हम कलिंग शिलालेख के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ पड़ोसी यानी कि 5 राज्यों की भी चर्चा की गई है, जैसे कि मिस्र के राजा टोलमी की, मक और आपका और अन्य जो है 2-3 राज्य की और चर्चा है, वो आपने बताना है कि कौन कौन से राजाओं की चर्चा यहाँ पे की गई है। और अभी एक क्वेश्चन ये बढ़ता है कि धौली और जोगड़, इनको पृथक शिलालेख के अंदर रखा गया है। धौली और जोगड़ को पृथक शिलालेख के अंदर रखा गया है, तो कौन कौन सी 11वें, 12वें और 13वें की जानकारी इससे नहीं मिलती, और सभी से सारों की मिलती है। 11वें, 12वें और 13वें की धौली और जोगड़ से नहीं मिलती है, इसलिए इसको पृथक शिलालेख के अंदर रखा गया है, और इसको पृथक शिलालेख 1 और पृथक शिलालेख 2 के अंदर इसमें रखा गया है। ठीक है भाई, ये अशोक के दीर्घ शिलालेख थे। अब अशोक के लघु शिलालेख भी आते हैं। अशोक के लघु शिलालेख, यहां से क्वेश्चन आपने बस ये रखना है कि कर्नाटक से कौन सा मिला है, मध्य प्रदेश से कौन सा मिला है, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से और राजस्थान से कौन सा मिला है, और कौन से अशोक के नाम की जानकारी कहाँ से मिलती है, और प्रियदर्शी की जानकारी आपकी कहाँ से मिलती है, ये मिलता है। ठीक है भाई, तो देखते हैं मध्य प्रदेश से कहाँ से, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से मिलता है, मध्य प्रदेश के आपके दतिया जिले से मिलता है। जबलपुर से कौन सा मिलता है, रूपनाथ मिलता है। दतिया से कौन सा मिलता है, आपका वो मिलता है गुर्जरा। और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से मिलता है, वो मिलता है आपका पनगुडरिया। मध्य प्रदेश से 3 बताए भाई, पनगुडरिया और रूपनाथ और गुर्जरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ एक मिला आपको, सिर्फ और सिर्फ एक मिला है उत्तर प्रदेश से। वो कौन सा मिला है, वो है मिर्जापुर। कौन सा मिला है, मिर्जापुर। राजस्थान के बैराट, राजस्थान का बैराट वाला। ठीक है, ये ज्यादातर जो मिले हैं दक्षिण के अंदर मिले हैं, कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां से इनकी ज्यादा जानकारी मिलती है। बिहार से भी मिला है, बिहार से रोहतास जिले से है ना, सासाराम से भी मिला है बिहार के, है ना। उसके अलावा भाई कर्नाटक से तो हमें सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, आपका मास्की और ये, और इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो मिले हैं वो सन्नति, नैतूर, सारामोरो तो आपको मध्य प्रदेश से मिला है, और आपका गोवी मठ है ना, अर्रगुड़ी, ये हमें जानकारी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इसकी दोस्तों मिलती है। अब आपसे पूछा जाएगा
कि अशोक के नाम की जानकारी, यानी कि अशोक नाम की जानकारी वो कौन कौन से मिली है? वो 4 से मिली है। कौन कौन से? मस्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगुलान। कहां से? मस्की, गुर्जरा, उड़ेगुलन और नेतूर से मिली है अशोक के नाम की जानकारी। और प्रियदर्शी राजा का वर्णन कहां पे हुआ है? वो हुआ है दोस्तों अशोक के बैराट अभिलेख, यानी कि जो राजस्थान, जिसकी महाजन पद में भी हमने चर्चा की थी, है ना, मत्स्य के रूप में, विराट नगर के रूप में, वहां से प्रियदर्शी राजा का वर्णन उसमें मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब अशोक के देख लेते हैं स्तंभ लेख। कितने थे स्तंभ लेख? 7 स्तंभ लेख थे। कितने थे भाई? 7 स्तंभ लेख थे। 3 तो बिहार से ही थे, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगन और आपका रामपुर हुआ, ये 3 तो बिहार से थे। एक दिल्ली मेरठ था आपका, एक दिल्ली ये टोपरा वाला यानी कि अंबाला वाला था, और एक जो आपका था वो कौशाम्बी वाला यानी इलाहाबाद वाला। ये 6 जगह से इनकी प्राप्ति हुई है 7 स्तंभ लेख से। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रथम स्तंभ लेख में किस चीज का वर्णन है, दूसरे में किस चीज का वर्णन है, तीसरे में किस चीज का वर्णन है। तो कौन सा भी स्तंभ लेख अशोक ने अपने 26 वर्ष बाद निर्गत कराया था। आत्म परीक्षण का वर्णन कौन से वृहद स्तंभ लेख के अंदर मिलता है। कौन से में बोलता है कि भाई जिनको मौत की सजा दी गई है उनको कुछ समय की मोहलत दी जाएगी, यानी कि 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। आपने देख रहे हैं सारे के सारे भी कहां से क्या मिलता है। ठीक है भाई, अब लघु स्तंभ लेख भी है, जैसे सांची लघु स्तंभ लेख है, सारनाथ लघु स्तंभ लेख है, कौशाम्बी है, कुछ नेपाल से हमें मिलती है। मैंने क्वेश्चन डाला भी था सबसे पहले कि भाई संघ भेद की जानकारी आपको कहां से मिलती है। कौशाम्बी से भी मिलती है, कौशाम्बी से भी संघ भेद की जानकारी मिलती है। मैं भी यही आंसर दे रहा हूं आपको। ठीक है भाई, और सांची और सारनाथ से तो मिलती है। रानी का अभिलेख किसको बोला जाता है? आर्थिक अभिलेख किसको बोला जाता है? रानी का अभिलेख कौशाम्बी को। आर्थिक अभिलेख किसको बोला जाता है? आर्थिक अभिलेख बोला जाता है रुमिनदेयो को, क्योंकि इसमें अशोक ने कुछ करों की समाप्ति की थी और जो वहां पे जो भूमि कर घटा के कितना कर दिया था, 1/8 भाग वहां पे कर दिया गया था, 1/8 भाग। और निगलिवा यानी कि नेपाल की तराई में स्थित है, ये भी हमें इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है दोस्तों। ठीक है, एक देखते हैं हम गुहा लेक के बारे में। गुहा लेक बराबर की पहाड़ी में, और जो उसके पौत्र जो के द्वारा जो बनवाई गई थी वो नागार्जुनी पहाड़ी में थी। तो जो अशोक के द्वारा जो बनवाई गई गुफा थी वो थी सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा। सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा, और उसके जो पौत्र के द्वारा बनवाई गई थी वो थी गोपी, लोमऋषि और वर्तिका गुफा। गोमी, लोमऋषि और वर्तिका। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है कई बार, है ना। इन गुहा लेकों की भाषा क्या थी? भाषा प्राकृत थी। लिपि कौन सी थी? लिपि थी ब्राह्मी। लिपि कौन सी थी? वो थी ब्राह्मी आपकी लिपि थी। ठीक है, ज्यादातर हमने अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख की जानकारी मिल चुकी है, हो चुका है। अभी 2-3 जो कि काल की जानकारी तो नहीं मिली है कि किस काल से हमें मिले हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई पान गोररिया लेख या आपका लंपक अभिलेख, सोहो गोरा महास्थान, किस चीज के वर्णन मिलता है और कहां से ये मिले हैं और किस काल से संबंधित आपको अभी पता नहीं है। तो पान गोररिया में आपको याद रखना है कि अशोक को महाराज कुमार इसमें बताया गया है। अशोक को महाराज कुमार आपसे पूछा जाएगा कहाँ बताया गया है, तो वो बताया गया है आपको पान गोररिया में, और ये आपका है मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। ठीक है भाई, लंपक अभिलेख ये है आपका काबुल अभिलेख, काबुल से संबंधित सीरियाई भाषा में मिला एक अभिलेख, लंपक अभिलेख। और सोहो गोरा और ये अपना महास्थान वाला ये है आपका आर्थिकी से संबंधित, यानी कि अकाल से संबंधित, अकाल की जानकारी जहाँ पे मिलती है। ठीक है भाई, ये आपके स्रोत थे। हाँ, एक चीज अभी आपकी छूटी हुई है, वो क्या था? जो लघु शिलालेख थे, जैसे कि भाई धोली, ये लघु और दीर्घ शिलालेख, उनके खोजकर्ता कौन थे? जैसे कि धोली की खोजकर्ता था आपका धोली की किट्टो, और आपका कैप्टन बर्ट किसका था, या वाल्टर इलियट किसका था, है ना। ये सभी खोजकर्ता आपने एक बार देख लेने हैं दोस्तों, है ना, कि खोजकर्ता किसका कौन था। तो यहाँ तक आज अपना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनकी बेसिक जानकारी, और फिर प्रशासन के बारे में। प्रशासन यानी कि 18 तीर्थ जो थे उनके बारे में देखेंगे, और 18 तीर्थ के बाद 26 अध्यक्षों का वर्णन जो हुआ है उनके बारे में देखेंगे, और 26 अध्यक्षों के बाद प्रांतीय जो राज्य थे उनके बारे में, और यहाँ पे संबंधित जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो कैसी थी, संचरा और संस्था कौन थे,
यहाँ पे स्तूप जो मिले हैं, स्तूपों के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे दोस्तों कल वाले पार्ट में। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करो, और जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स में शामिल होना चाहते हैं वो क्रैश कोर्स में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, अभी अपना बैच कंटिन्यू है, और जो मैथमेटिकल का पोर्शन करना चाहता है यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग और अपना डाटा लॉजिकल और अपना मैथमेटिकल रीजनिंग, वो कल से ज्वाइन कर सकता है क्लास। बहुत कम फीस है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया।